पेरिस की फिजा में अब सर्दी के साथ साथ एक बुझलपन भी रच बस गया था। जरिया में भी एक ही छत तले रहते हुए भी कोसों दूर थे। वो एक ऐसी शरीफाना लहती की तरफ बढ़ रहे थे जो तलाक से ज्यादा तकलीफदा थी। जरी ने महसूस किया कि नहवीन अब इससे नजर नहीं मिलाती। वो इसके लिए खाना तो मेज पर लगाती है लेकिन साथ नहीं बैठती थी। वो इसी कमरे के सामने से गुजरती लेकिन रुकती नहीं थी। इसकी जिंदगी से महवीन की खुशबू और इसकी आवाज का रस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। इस शाम जब सरी वापस घर लौटा तो उसे पूरा विला खामोश मिला। इसने ऊपर जाकर देखा, महवीन के कमरे का दरवाजा खुला था और वहां 3 बड़े सूट केस रखे थे। जरी का दिल बुरी तरह धड़का। वो बेख्तियार कमरे के अंदर दाखिल हुआ। महवीन अपने कुछ किताबें पैक कर रही थी। ये सब क्या है? जरी की आवाज में एक ऐसी लर्जिश थी जो इसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। महवीन ने मुड़ कर देखा। इसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। अभी तो 2 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता सामान मुंतकिल कर लूं। मुआदे की मियाद खत्म होने में अब देर ही कितनी है। मैंने तुम्हें जाने का नहीं कहा। जरी इसके करीब आया। इसके लहजे में गुस्सा और खौफ दोनों शामिल थे। आपको कहने की जरूरत भी नहीं है जरी साहब। महवीन ने गहरा सांस लिया और किताब मेज पर रख दी। आपने 1 साल मांगा था, मैंने वो आपको दे दिया। मैंने आपकी कंपनी में वो तमाम किरदार निभाए जो आप चाहते थे। अब मैं अपनी जिंदगी वापस चाहती हूँ। एक ऐसी जिंदगी जहाँ मुझे हर रोज किसी कागज के सामने जवाबदार ना होना पड़े। तुम्हें पैसों का मसला ही है रिसर्च का। मैं सब कुछ दुगना कर दूंगा, जरी ने बुखलाहट में कहा। महवीन की आंखों में आंसू भर आए। आप अब भी नहीं समझे? मुझे आपकी दौलत से कभी सरोकार नहीं था। मुझे इस इंसान की तलाश थी जो इस महंगे सूट के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन वो इंसान इतना डरपोक है कि वो अपनी मोहब्बत का इतराफ करने के बजाय कागज का सहारा लेता है। वो इसे वहीं छोड़कर बाहर निकल। उस रात जरी हैदर शाह पहली बार टूट गया। वो अपने स्टडी रूम में बैठा था। सामने वही मुआहदा रखा था। वो मुआहदा जो इसकी जीत की अलामत था। अब इसे अपनी सबसे बड़ी शिकस्त लग रहा था। इसने पानी का गिलास भरना चाहा, लेकिन हाथ लड़ने की वजह से गिलास फर्श पर गिरकर पाश पाश हो गया। वो वही फर्श पर बैठ गया। इसकी आंखों के सामने महवीन का वो चेहरा घूम रहा था जब इसने पहली बार इसे देखा था। इसकी जहानत, इसका वकार और वो छोटी छोटी बातें जिनका जरी ने कभी इतराफ नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि वो महवीन के बगैर कुछ भी नहीं है। इसका बिजनेस, उसकी ताकत, उसकी शोहरत, सब उस एक औरत की मुस्कुराहट के सामने हेज थे। वो उठा और लड़खड़ाते कदमों से महवीन के कमरे की तरफ गया। इसने बगैर दस्तक दिए दरवाजा खोला। महवीन बेड पर बैठी रो रही थी। इसे देखकर वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। जरी, आप इस हाल में? जरी ने कुछ नहीं कहा। इसने आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भर लिया। ये कोई कब्जा नहीं था, ये एक सुपुर्दगी थी। इसने अपना सर महवीन के शाने पर रख दिया और इसका पूरा जिस्म सिसकियों से लरजने लगा। मत जाओ। इसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दी। मैं मर जाऊंगा महवीन, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मुझे नहीं पता इसे कैसे जाहिर करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर खत्म हो जाऊंगा। महवीन साकत रह गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि मगरूर और फलादी एहसाब का मालिक जरी है दशा इस तरह इसके सामने बिखर जाएगा। इसने अपने हाथ आहिस्ता से इसकी कमर पर रखे और उसे खुद से भेज दिया। आपने बहुत देर कर दी जरी, महवीन ने रोते हुए कहा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जरी ने सर उठाकर उसे देखा। इसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो इसकी महवीन को बरसों से तलाश थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण पेरिस के उफक पर नमूदार हुई तो जरी ने वो फाइल उठाई जिस पर इनकी जिंदगी की बुनियाद रखी थी। वो महवीन के पास आया जो अब भी जाने की तैयारी कर रही थी। महवीन के सामने इसने इस मुआहदे के 2 टुकड़े किए और फिर इन्हें जला दिया। अब कोई मुआहदा नहीं है, जरी ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। अब तुम्हारे पास इंतखाब है। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम रुकती हो तो वो इसलिए होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसलिए नहीं कि तुम मजबूर हो। नहवीन ने जलते हुए कागजों को देखा और फिर जरी को। इसे उस शख्स में एक नई तब्दीली नजर आई। इसकी अना का एक बोझ खत्म हो चुका था। अब वो हल्का महसूस हो रहा था। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं मजबूरन आपके पास रहूं जरी। महवीन ने कदम आगे बढ़ाया। मैंने हमेशा आपके साथ का इंतखाब किया था।
اس لمحے ان کے درمیان کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی۔ زری نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس بار ان کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے مہوین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ یہ قربت اب خطرناک نہیں تھی، یہ محفوظ تھی۔ زری نے اپنا رخسار اس کے رخسار سے مس کیا۔ مہوین نے اپنی آنکھیں موند کر اس کے لمس کو اپنی روح میں محسوس کیا۔ تو میری زندگی اور مہوین صرف میری۔ اس نے سرگوشی کی۔ کچھ ماہ بعد پیرس کا وہی ولا اب ایک گھر بن چکا تھا۔ اب وہاں سناٹا نہیں بلکہ مہوین کی ہنسی اور زری کی دھیمی آواز گونجتی تھی۔ زری اب بھی وہی بزنس تائکون تھا، لیکن اب وہ گھر وقت پر آتا تھا۔ وہ دونوں ایفل ٹاور کے سامنے ایک چھوٹے سے کیفے میں بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا اور ستارے آسمان پر نمودار ہو رہے تھے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ مہوین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ زری نے اسے دیکھا اور مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس کی آنکھوں تک پہنچتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کتنا اچھا ہوا کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کسی معاہدے کی محتاج نہیں ہوتی مہوین۔ ستاروں کے سائے تلے خود بخود پروان چڑھتی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ ستاروں آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ان کے سائے تلے دو ایسے انسان بیٹھے تھے جنہوں نے خاموشی، انا اور فاصلوں کے طوفان سے گزر کر ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔